हे गाइस, तो आज मैं एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी एक जापानीज नॉवेल हर्विंग ब्लेड पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। और मेरे ख्याल से इसकी IMDb रेटिंग काफी कम है क्योंकि इस मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थी। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो अगर आप अपना मूड नहीं खराब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कहानी शुरू होती है ली को दिखाते हुए। ली की वाइफ की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और अब वो अपनी बेटी सुजिन के साथ रहते हैं। एक दिन ली रात को घर काफी लेट आते हैं और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। सुजिन अभी तक जाग रही थी और अपने पिता का ही इंतजार कर रही थी। वो कहती है, आप फिर से भूल गए, हमें साथ में ग्रोसरी स्टोर जाना था शॉपिंग करने के लिए। ली कहते हैं उन्हें ओवर टाइम करना था इसलिए वो नहीं आ सकी। सुजिन उनसे नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे सुजिन अभी तक अपने पिता से नाराज थी और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने स्कूल चली जाती है। अब रात को जब सुजिन स्कूल से अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में एक ब्लैक कलर की कार में कोई उसका पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ली देर रात तक काम करने के बाद अपने घर लौटते हैं। वो काफी बार सुजिन को आवाज देने के बाद जब उसका रूम का डोर ओपन करते हैं तो सुजिन अपने रूम में नहीं थी। रात काफी ज्यादा हो गई थी तो ली उसके पास कॉल भी करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और अब अगले दिन डिटेक्टिव्स को एक अबेंडन बाथ हाउस में सुजिन की लाश मिलती है। वो लोग ली को कॉल करके उसे बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाते हैं। ली वहाँ पहुँच तो जाता है लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि ये उसकी बेटी नहीं हो सकती, सुजिन तो अपने दोस्तों के घर पर होगी। डिटेक्टिव्स जब उसे मॉर्ग के अंदर ले जा रहे थे तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे एक ऐसी बॉडी को क्यों आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हो जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। डिटेक्टिव हान कहते हैं वो तुम्हारी बेटी ही है। ली जब उस बॉडी को देखता है तो वो बॉडी सुजिन की ही थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो पूरी तरह से टूट जाता है। डिटेक्टिव किम को आसपास पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि जिस दिन सुजिन गायब हुई थी तो उस दिन उसके आसपास एक ब्लैक कलर की प्रिंस कंपनी की कार देखी गई थी। डिटेक्टिव हान और किम अब हर तरफ सुजिन का पोस्टर लगा देते हैं जिसमें लिखा हुआ था लुकिंग फॉर आई विटनेस जो दोषी। दूसरी तरफ ली अपनी बेटी को खो देने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो गया था। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिन की नाम का लड़का भागते हुए अपने घर आता है। उसके हाथ में सुजिन का पोस्टर था और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक भी देख पाते हैं। दरअसल मिन की उन्हीं दो लड़कों के साथ था जिन्होंने सुजिन को सेक्सुअली अब्यूज किया था। मिन की पुलिस को कॉल करके बताने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर था कि वो खुद ही न फंस जाए। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ली की तरफ। वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा हुआ था। डिटेक्टिव हान आकर उसके बगल में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हम उन लड़कों को पकड़ लेंगे, तुम्हारा रोज यहाँ आकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। ली कहता है मेरी बीवी के मर जाने के बाद मैं अपनी बेटी सुजिन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हान कहते हैं घर जाओ, यही इस समय पर बेहतर है जो तुम उसके लिए कर सकते हो। ली इमोशनल हो जाता है और कहता है घर जाकर बैठ जाऊं, बस यही मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ। हान कहते हैं प्लीज घर जाओ, ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है। फिर वो अंदर जाने लगते हैं। तभी ली के पास एक मैसेज आता है जिसे वो देखकर थोड़ा अजीब से रिएक्ट करने लगता है। हान पूछते हैं क्या हुआ। ली उसे कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल उस मैसेज में उन दोनों लड़कों के नाम थे एड्रेस के साथ। मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि चाबी फ्लावर पॉट के नीचे है और एविडेंस स्ट्रिप शू बॉक्स में। लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि ये कोई प्रैंक नहीं है। ली उस मैसेज को पढ़कर काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और अगले दिन ही उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जैसा मैसेज में लिखा हुआ था। चाबी फ्लावर पॉट के नीचे ही रखी हुई थी। ली दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। घर पर कोई भी नहीं था। वो पूरे घर में उसी स्ट्रिप बॉक्स को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो मिल जाता है। उस बॉक्स में बहुत सारी सीडी रखी हुई थी। ली एक सीडी को प्ले करने वाले थे तभी जिनसू घर वापस आ जाता है और ली एक कबर्ड में छुप जाते हैं। जिनसू सीडी को प्ले करता है और ये सीडी किसी और की नहीं बल्कि सुजिन की थी। उसमें हम देख पाते हैं जिनसू और जो ने मास्क पहन रखे थे और उन दोनों ने ही सुजिन को पकड़ रखा था और जबरदस्ती ही उसे किसी तरह का ड्रग्स दे रहे थे और सुजिन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ली अपनी बेटी की चीख और चिल्लाहट सुनकर रोने लगते हैं और फौरन ही कबर्ड से बाहर निकलते हैं।
वो कंप्यूटर को बंद करके एक बेसबॉल की मदद से जिनसू को काफी ज्यादा मारते हैं। जिनसू ली से सॉरी बोल रहा था और कह रहा था कि मैंने उसे नहीं चुराया है। दरअसल उसे लग रहा था कि किसी चोरी के सामान की वजह से ली उसे मार रहे हैं। ली कहते हैं तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो उसी बेसबॉल से जिनसू को मार डालते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को बाथ हाउस सर्च करने पर एक लड़की की आईडी मिल जाती है और ये लड़का जिनसू ही था। ली अभी भी जिनसू के घर में बैठा हुआ था। तभी जिनसू के फोन पर जो का मैसेज आता है कि हमें 2:10 की ट्रेन पकड़नी है, तुम कहाँ हो। ली जिनसू का फोन लेकर फौरन ही घर से निकल जाते हैं और अब पुलिस भी जिनसू के घर पर पहुंच जाती है और उन्हें वहाँ जिनसू की लाश मिलती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि किलर काफी ज्यादा जल्दी में था, उसने कुछ भी सफाई नहीं की। उन्हें पूरे रूम में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। दूसरी तरफ ली स्टेशन पर पहुंच जाता है लेकिन वो लेट हो गया था तो उससे ट्रेन मिस हो जाती है। डिटेक्टिव्स को जिनसू के घर से सारी सीडीज भी मिली थी और किम सारी सीडियों को देख रहा था कुछ सबूत ढूंढने के लिए और तभी उसे सुजिन की सीडी मिल जाती है। किम ये बात हान को बताता है और हान फौरन ही अपनी टीम लेकर ली के घर पहुंच जाते हैं। ली अपने घर पर नहीं था और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देख पाते हैं। वो एक ट्रेन पर था। जिनसू के फोन पर जो मैसेज करता है कि तुमने ट्रेन मिस कर दी, अब तुम म्योंगसुन इंस्टीट्यूट पहुंचो। तो ली को अब पता चल जाता है कि उसे कहां पर जाना है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को वो कार मिल जाती है जिससे सुजिन को किडनैप किया गया था। दरअसल ये कार मिनकी के पिता की थी। डिटेक्टिव हान और किम मिनकी के पिता से पूछताछ करने के बाद स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ लड़कों से पता चलता है कि मिनकी जो और जिनसू की मदद करता था वीडियो को रिकॉर्ड करने में, जिसे बाद में ये दोनों लड़के ऑनलाइन बेच दिया करते थे। अब मिनकी को एक अलग रूम में बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है। हान उससे पूछते हैं क्या तुम 10 तारीख को अपने पिता की कार ले गए थे और जो और जिनसू क्या तुम्हारे साथ थे। जिनसू हान को पहले कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब हान उससे कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं सीरीज के बारे में तो वो उन्हें बता देता है कि हाँ वो उस दिन उन दोनों के साथ ही था, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को बाथ हाउस के सामने ड्रॉप कर दिया था। हान पूछते हैं इस समय पर जो कहाँ है। मिनकी कहता है वो खंगन्योंग गया है, लेकिन कहाँ पर मुझे नहीं पता। पूछताछ करके हान जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास एक डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव बताते हैं कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने वीडियो को ऑनलाइन ढूंढ निकाला है। इन सभी के पीछे मास्टर यांग नाम का बंदा है, दरअसल जो उन सभी वीडियोस को ले जाकर यांग के हाथ बेचा करता था। डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि यांग की खंगन्योंग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उन सभी प्रॉपर्टीज में से एक म्योंगसुन इंस्टीट्यूट भी है। हान यांग की सभी प्रॉपर्टीज पर पुलिस को भेजने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जो को यांग के पास देख पाते हैं। यांग जो से कहता है मैं तुम्हारे पास और लड़कियां भेजूंगा ट्रेन करने के लिए, तब तक जाओ थोड़ा स्कीइंग कर लो। जो के जाते ही वहाँ पर ली भी पहुँच जाता है। वो यांग से जो के बारे में पूछता है। यांग को लगता है कि ये कोई कस्टमर है, इसलिए वो उसे एक रूम में ले जाता है और एक लड़की को भेज देता है। ली फौरन ही उस रूम से निकलता है और यांग से वापस से जो के बारे में पूछने लगता है। यांग को गुस्सा आ जाता है और फिर इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। यांग ली को बहुत ज्यादा मारता है। ली के पास एक चाकू होती है जिससे वो यांग पर हमला कर देता है और एक केबल से उसका गला घोंटकर जो का पता पूछता है। यांग उसे बता देता है, लेकिन तब तक उसका दम घुट जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ली यांग की राइफल लेकर फौरन ही वहाँ से निकलता है। वो नीचे जा रहा था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ली एक विंडो से कूदकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन विंडो से कूदने की वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है। डिटेक्टिव हान और किम अब खंगन्योंग के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां पर डिटेक्टिव दायसुन हान को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उन्हें स्पॉट पर यांग की बॉडी के साथ ली की आईडी मिली और ली यांग की एक राइफल लेकर फरार हो गया। अब ली की फोटो सभी पुलिस ऑफिसर्स को देकर उसकी तलाश शुरू कर दी जाती है। दूसरी तरफ ली दाएगवलयोंग पहुंच जाता है क्योंकि यांग ने बताया था कि जो वहीं गया है। वो एक एक घर में जाकर जो के बारे में सभी से पूछता है। जो को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो एक स्टोर के बाहर ही रात गुजारता है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है हान की तरफ। उन पर काफी ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ये खबर अब न्यूज चैनल पर भी आ चुकी थी। हान को ऊपर से ऑर्डर मिलता है जल्द से जल्द ली को पकड़ने का।
जिनसू के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर काफी ज्यादा तमाशा करते हैं और वो ली को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करते हैं। स्टेशन में एक विक्टिम की मां भी आई हुई थी जिनकी बेटी को जो और जिनसू ने अब्यूज किया था और वो चाहती थी कि जो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन थी। जिनसू के पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले ली को मारकर, वही उस विक्टिम की मां चाहती थी कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले जो को मारकर। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है ली की तरफ। वो अभी भी जो को ढूंढ रहा था। उससे एक आदमी कहता है कि तुम ऐसे किसी को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाओगे, स्कीइंग एरिया में जाकर ढूंढो, शायद वो तुम्हें वहाँ पर मिल जाए। जो को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ली उस रात एक अबेंडन घर में रुकता है और हान को फोन लगाता है। ली कहता है कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद खुद ही सरेंडर कर दूंगा। हान कहते हैं जब तुम्हें सरेंडर नहीं करना था तो तुमने मेरे पास फोन क्यों किया। ली हान से एक फेवर मांगते हैं। अब ये फेवर क्या था ये हम लास्ट में जानेंगे। अब नेक्स्ट डे पुलिस दागवलियोंग में पहुंच जाती है और पूरे एरिया को सील कर देती है क्योंकि उन्हें पता चला था कि यांग की एक प्रॉपर्टी दागवलियोंग में भी है जिसे एमरल्ड कहा जाता है। उन्हें पूरा यकीन था कि जो वहाँ पर जरूर आएगा और ली भी अब जो को ढूंढने के लिए स्कीइंग एरिया में पहुंच जाता है और वो एक एक लड़की को पकड़कर सभी से उनका नाम पूछ रहा था क्योंकि उसने जो को नहीं देखा था, उसे सिर्फ और सिर्फ जो का नाम ही पता था। वहीं हम देख पाते हैं कि जो स्कीइंग एरिया में ही था अपने कुछ दोस्तों के साथ। वो फोन बूथ से मिनकी के पास कॉल करके जिनसू के बारे में पूछता है। जो मिनकी से कहता है अगर तुम्हारा जिनसू से कुछ कांटेक्ट होता है तो तुम उसे एमरल्ड के रिजॉर्ट में भेजना। सीन वापस से शिफ्ट होता है ली की तरफ। वो जो को ढूंढकर थक चुका था। वो फाइनली अपना फोन ऑन करता है मैसेज चेक करने के लिए। तभी कुछ पुलिस वाले सामने से जो का पीछा करते हुए आ रहे थे। ली को लगता है कि कहीं वो न पकड़ा जाए, इसलिए वो एक बस में चढ़ जाता है और जो भी पुलिस को चकमा देकर उसी बस में आ जाता है। तो ये दोनों एक ही बस में थे। ली को जो पर थोड़ा सा शक होता है और वो उससे उसका नाम पूछते हैं। जो अपना नाम मिनगी बताकर बच जाता है। तो ली को जिस मैसेज का इंतजार था फाइनली वो मैसेज आ जाता है। उसमें लिखा हुआ था जो एमरल्ड्स में है। ली फौरन ही उस बस से उतर जाते हैं। दूसरी तरफ किम हान के पास पहुंचकर बताता है कि ली ने अपना फोन कुछ देर पहले ही ऑन किया था स्कीइंग रिजॉर्ट के पास। डिटेक्टिव दैसुन भी वहां पर पहुंचकर बताते हैं कि जो को भी स्कीइंग रिजॉर्ट के पास देखा गया है। वो एक फोटो भी दिखाते हैं जिसमें ली और जो बिल्कुल आमने सामने थी। उस फोटो को देखकर हान समझ जाते हैं कि ली जो को नहीं पहचानता है। वो खुद से कहते हैं कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, जिसे तुम पहचानते नहीं हो उसे तुम ढूंढने के लिए निकल गए। हान अब वहीं पर बैठकर अपना दिमाग चलाते हैं कि ली ने अपना फोन स्विच ऑन करके इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और ली को जिनसू और जो के बारे में कैसे पता चला। मतलब कोई है जो कि ली को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हान के मुताबिक ली को एमरल्ड के बारे में भी पता चल गया होगा तो ली एमरल्ड जरूर आएगा। तो हान और किम अपने पूरे टीम के साथ एमरल्ड रिजॉर्ट को घेर लेते हैं और ली और जो के आने का इंतजार करते हैं। रात हो जाती है और तभी इन लोगों को लॉज की तरफ कोई जाता हुआ नजर आता है। ये लोग उसे अंदर जाने देते हैं और जैसे ही वो अंदर जाता है ये लोग उसे अंदर ही पकड़ लेते हैं। लेकिन वो जो नहीं था बल्कि एक लड़की थी। उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जो पहुँच जाता है और वो लॉज के बाहर ही खड़ा होकर उस लड़की के पास कॉल लगाता है। हान उस लड़की से नॉर्मली बात करने के लिए बोलते हैं। वो लड़की बात कर ही रही थी और अचानक से वो जो को भागने के लिए बोल देती है। ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जो को वहाँ से भागते हुए देख लेता है और उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिससे वो बस में मिला था। डिटेक्टिव हान भी ली को देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए हान ली को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं अब रुक जाओ, बस इतना ही तुम अपनी बेटी के लिए कर सकती थी। ली उनकी बात नहीं सुनता है और आगे बढ़ता चला जाता है और हान भी अपनी गन नीचे कर लेते हैं और जो भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। सीन शिफ्ट होता है मिनकी की तरफ। उसके घर में कुछ डिटेक्टिव्स बैठकर जो की कॉल का इंतजार कर रहे थे। जो मिनकी को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे लाने के लिए बोलता है दागवलियोंग स्टेशन पर। अब अगले दिन हम लोग ली को देख पाते हैं। वो बर्फ से पूरा ढका हुआ था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स मिनकी को दागवलियोंग के स्टेशन पर लेकर पहुँच जाते हैं। मिनकी को जो से मिलने के लिए भेजकर डिटेक्टिव्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में मिनकी डिटेक्टिव्स को चकमा देकर उनसे काफी आगे निकल जाता है और वहां से भागकर जो से मिलने के लिए पहुंचता है।
जो जब मिनकी से पैसे मांगता है तो उसे पता चलता है कि मिनकी कोई पैसे लाया ही नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल था उसे पकड़ने के लिए। डिटेक्टिव्स भी अब जो को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। जो डिटेक्टिव से भाग रहा था और तभी अचानक से उसके सामने ली आ जाते हैं राइफल लेकर और जो जमीन पर गिर जाता है। ली को राइफल के साथ देखकर जो फौरन ही सरेंडर कर देता है और डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। हान भी जो को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ली से अपनी राइफल नीचे करने के लिए बोलते हैं। हान ली से एक प्रॉमिस भी करते हैं कि वो जो पर आखिरी दम तक नजर रखेंगे, बस वो अपनी राइफल नीचे कर ले। लेकिन ली हान की एक भी बात नहीं सुनता है और वो जैसे ही जो को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, एक डिटेक्टिव उस पर गोली चला देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब बाद में उसकी राइफल चेक की जाती है तो उसकी राइफल में कोई गोली थी ही नहीं। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हान एक लॉकर के पास जाते हैं जिसमें सुजिन का यूनिफॉर्म रखा हुआ था। दरअसल ली ने हान से फेवर मांगा था कि अगर उन्हें आगे जाकर कुछ हो जाता है तो वो उनकी बेटी का यूनिफॉर्म जला दें। हान ली का ये काम करके एक बेंच पर बैठी हुई थी, तभी उनके पास किम आता है और वो बताता है कि ली को इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनकी ही था। लेकिन मिनकी का कहना था कि उसने ली को आखिरी मैसेज नहीं किया था। दरअसल वो लास्ट वाला मैसेज हान ने किया था, उन्होंने ही उसे मैसेज के थ्रू जो की लोकेशन बताई थी। हान अपने सामने बास्केटबॉल खेल रहे एक लड़के को दिखाकर किम से बताते हैं इस लड़के ने एक सीडी प्लेयर के लिए अपने दोस्त को मार डाला। जिसके बाद हान विक्टिम की फैमिली को इंतजार करने के लिए बोलते हैं कि एक दिन कानून बदलेगा और उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हान कहते हैं मैं पिछले 17 साल से डिटेक्टिव हूँ लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। किम कहता है तो इसलिए आपने ली को मैसेज किया था, लेकिन ली की जिंदगी का क्या? हान कहते हैं माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन उनके बच्चों की मौत होती है। जाने से पहले हान किम से कहते हैं कि भूलो मत, मैंने ली से प्रॉमिस किया था कि मैं जो पर आखिरी तक नजर रखूंगा। एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो लास्ट में हान ने जो बात कही उसका ये मतलब है कि वो जो पर नजर रखेंगे उसके जेल से निकलने के बाद भी, मतलब वो जब तक जिंदा है वो जो पर नजर रखेंगे और उसे कोई भी गलत काम करने से रोकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी, तब तक प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।